नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। शाम के 4 बज चुके हैं। वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। टीनेज यानी कि किशोर अवस्था और इसे इंसान के जीवन का वसंत काल भी माना जाता है। कहते हैं कि बच्चा भविष्य में जो कुछ भी होगा उसकी पूरी तस्वीर टीनेज में ही बनने लगती है। यानी 13 से 19 साल के उम्र के बच्चे ही नहीं, उनके माता पिता के लिए भी ये काफी मायने रखती है उम्र। लेकिन बड़े शहरों में टीनेजर्स तेजी से तनाव के चक्रव्यूह में फंसते जा रहे हैं और हाल ही में एम्स दिल्ली की तरफ से करवाया गया एक सर्वे तो इसी तरफ इशारा कर रहा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक किसी को पढ़ाई का तनाव है तो कोई बोर्ड एग्जाम की वजह से एंजाइटी में है, कोई अकेलेपन का शिकार है तो किसी का स्ट्रेस बाहर का खाना पीना है जिस वजह से स्ट्रेस बढ़ रहा है। मतलब ये कि पेरेंट्स के लिए ये सर्वे एक अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि यही वो उम्र है जब बच्चे को सबसे ज्यादा गाइडेंस की जरूरत होती है। वो अभिभावक से ज्यादा एक दोस्त चाहता है जिसके साथ वो अपने मन की बातें बता सके, कह सके, शेयर कर सके। ऐसे में अगर हम अपने बच्चों के सबसे अच्छे दोस्त बन जाएं तो उन्हें तनाव, एंजाइटी और डिप्रेशन के चक्रव्यूह से बचा सकते हैं। आज हम इसी गंभीर मुद्दे पर बात करेंगे। साथ ही स्टूडियो में हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी मौजूद रहेंगे जिनसे हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एम्स की सर्वे पर जो रिपोर्ट आई है वो आपको दिखाते हैं। कहते हैं 15 से 19 साल की उम्र वो उम्र है जिसमें जिंदगी बेहद नाजुक मोड़ से गुजरती है। अचानक बेफिक्र जिंदगी फिक्र में उलझ जाती है। संबंधों का ताना बाना उलझनों के नाम हो जाता है। 15 से 19 साल के ऐसे किशोरों की जिंदगी में क्या चल रहा है, कभी कभार इसकी खबर उनके परिवार वालों तक को नहीं होती। जिंदगी में अचानक आए बदलाव पहले उन्हें तनाव की ओर ढकेलते हैं और देखते देखते ये तनाव मानसिक बीमारी में बदल जाता है। 15 से 19 साल की उम्र के किशोर जिंदगी के किस मुश्किल इम्तिहान से गुजरते हैं, इसे समझने के लिए दिल्ली एम्स में एक रिसर्च की गई है। इस रिसर्च के जरिए ये समझने की कोशिश की गई है कि शहरी इलाकों में किशोरों के मन में क्या है और इस उम्र में वो मानसिक बीमारी के शिकार क्यों हो रहे हैं। दरअसल ये सर्वे दिल्ली के पुनर्वास कॉलोनी में रह रहे किशोरों के बीच किया गया है, जिसमें पाया गया है कि करीब 34% किशोर मानसिक बीमारियों के शिकार हैं। पुरानी की हुई शोध को देखी तो हमने देखा कि इस एज ग्रुप में अक्सर जो बच्चे होते हैं वो कई तरह के पड़ाव से गुजरते हैं। जैसे वो 10th की बोर्ड्स देते हैं, 12th की बोर्ड्स देते हैं। कुछ बच्चे जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी करते हैं। साथ साथ यही वो एज ग्रुप है जब उनके शरीर में भी कई तरह के बदलाव आते हैं, वो अपने रिलेशनशिप्स को एक्सप्लोर करते हैं। तो इन्हीं सब कारणों से हमने चाहा कि इस एक एज ग्रुप को देखा जाए और जाना जाए कि क्या इस एज ग्रुप में कितना प्रिवेलेंस है ये मेंटल डिसऑर्डर्स जैसे एंजाइटी और डिप्रेशन की। जाहिर है उम्र में जिस दौर को जिंदगी की बेफिक्री का दौर माना जाता था, वो उम्र इस वक्त मानसिक बीमारियों से गुजर रही है। 15 से 19 साल के बच्चे इस वक्त तमाम मानसिक बीमारियों के शिकार हैं। एम्स की स्टडी बताती है कि शहरों में रहने वाले करीब 22% बच्चे डिप्रेशन के शिकार हैं और करीब 6% से ज्यादा किशोर भविष्य की चिंता से जूझ रहे हैं। और टीनेज एक फॉर्मेटिव ईयर्स हमें कहा जाता है। ना वो पूरे एडल्ट होते हैं वो एज में, ना वो पूरे बच्चे होते हैं, और उसमें बहुत सारे वो दबाव से गुजरते हैं। एजुकेशन रिलेटेड दबाव, उनका बिहेवियर रिलेटेड दबाव, नए नए चीज़ें उनका एक्सपोजर होता है, नए नए बिहेवियर्स के साथ उनका एक्सपोजर होता है। फैमिली में भी उनका रिलेशनशिप डिफरेंट हो जाता है, ना वो बच्चे रहते हैं ना बड़े होते हैं, तो वो दबाव भी उनके ऊपर होता है। तो इन सारे चीज़ों में बहुत सारे स्ट्रेसर्स के वजह से ये देखा गया है कि इस उम्र में, जिसको हम टीनेज कहते हैं, एडोलेसेंट कहते हैं, 10 साल से 19 साल की उम्र में स्ट्रेस का पैमाना ज़्यादा होता है। इसलिए भी एंजाइटी डिसऑर्डर्स, डिप्रेशन, ये सारे जो कॉमन मेंटल डिसऑर्डर है, इसका प्रमाण भी ज़्यादा समय और ज़्यादा तौर पे पाया गया है। सर्वे में जो बात सबसे चौंकाने वाली है वो ये है कि 15 से 19 साल की उम्र के दौर से गुजर रहे ज्यादातर किशोरों को अपनी परेशानी की मूल वजह का पता ही नहीं है। तनाव और अकेलेपन की वजह से ज्यादातर किशोर नशे की लत के शिकार हो रहे हैं।
रही सही कसर अब मोबाइल ने पूरी कर दी है, जिसकी स्क्रीन ने उनकी जिंदगी की उलझन को और उलझा दिया है। स्क्रीन टाइम की वजह से, मोबाइल की वजह से सब कुछ, हमारी पूरी दुनिया उस मोबाइल में सिमट के रह गई है। उसके कारण हमारा जो सोशल इंटरेक्शन है वो बहुत कम हो गया है। सोशल इंटरेक्शन का जो फ़ायदा होता था कि आप अपना जो बातें थे वो शेयर कर सकते थे, जो आपका तनाव था वो आप बांट सकते थे लोगों के साथ, आपका इंटरेक्शन फैमिली मेंबर्स के साथ होता था, दोस्तों के साथ होता था, वो कम हो गया है। एम्स की ओर से किए गए सर्वे का साइज भले ही छोटा हो, लेकिन इसके मायने बड़े गहरे हैं। दरअसल ये सर्वे बताता है कि बदलते दौर में किशोरों की दुनिया अकेलेपन के भयंकर भंवर में फंस गई है। उनके पास अपनी भावनाएं साझा करने के लिए कोई नहीं है। तमाम किशोर संवादहीनता की समस्या से जूझ रहे हैं। जिन माता पिता की जिम्मेदारी ऐसे नाजुक उम्र में अपने बच्चों को संभालने की है, वो माँ बाप भी जिंदगी की आपाधापी में उलझ गए हैं। दुनिया बदल रही है, चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही है, तो पेरेंट्स को भी अपना बिहेवियर बदलते जीवन शैली के साथ अडॉप्ट करना चाहिए। अब हमारे बच्चों, अपने बच्चों के साथ किस तरह से आप बदलते जीवन शैली में उनके साथ कनेक्ट कर सकें, ये भी देखना पड़ेगा। ये एक चैलेंजिंग जॉब है पेरेंटिंग के हिसाब से, लेकिन हमारे बच्चों का हम पे विश्वास हमेशा बना रहे, ये हमारा पेरेंट्स का एक गोल होना चाहिए। तभी वो आपसे चीज़ें शेयर करेंगे, तभी वो आपको कंसल्ट करेंगे, तभी आपसे जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। ऐसा नहीं है कि डिप्रेशन और मानसिक बीमारियों के शिकार केवल 15 से 19 साल के किशोर ही हैं। ये समस्या धीरे धीरे अब छोटे बच्चों तक भी पहुंच रही है। 15 साल से कम उम्र के बच्चे भी उन मानसिक विकारों के शिकार हो रहे हैं जो बीमारियां अब तक बड़ों की मानी जाती थी। इस एक स्टडी से बोलना तो बहुत मुश्किल है कि कब शुरू होती है। हाँ, अगर इस एज ग्रुप में देखने को मिल रही है तो हाँ, इससे पहले भी होती है। हमने कुछ केसेस भी देखे जहाँ 7 साल के बच्चे, 8 साल के बच्चे भी ऐसे सिम्टम्स एग्जिबिट करते हैं। तो हाँ, ये छोटे बच्चों में भी हो सकता है। ये तो इतना मैं फॉर श्योर बोल सकता हूँ। जाहिर है स्थिति अलार्मिंग है। 15 से 19 साल की उम्र जो संभलने की है, उस वक्त किशोरों की जिंदगी लड़खड़ा रही है। सोशल मीडिया और रील्स के बावजूद भीतर से टीनेजर्स अकेले पड़ते जा रहे हैं। यह अकेलापन उन्हें नशे की लत की ओर ढकेल रहा है और उन्हें डिप्रेशन का शिकार बना रहा है। टीनेजर्स में एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी तमाम ऐसी परेशानियां देखने को मिल रही है, खास तौर पर 14 से 19 साल की उम्र के बच्चों में, क्योंकि ये वो उम्र है जब बच्चे अपने इमोशंस को, अपने व्यवहार को, अपनी ज़रूरतों को समझ नहीं पाते और स्ट्रेस जैसी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स का शिकार होते हैं। तो ऐसे में पेरेंट्स का सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि वो अपने बच्चों को माँ बाप की तरह नहीं, उनसे दोस्त के नाते बात करें और उनसे हर वक्त जुड़े रहे। कैमरा पर्सन संजय राउतरे के साथ मनीषा लड्डा, दिल्ली। तो चलिए आज इसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये है, ये टीनेज कितनी इंपॉर्टेंट है और कैसे ये बच्चे के जीवन के रुख को बदल सकती है। डॉक्टर आफ्ताब अहमद हैं, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं एम्स के, स्टडी इन्होंने ही की है। डॉक्टर हर्षल साल्वे हैं, वो भी इन्वेस्टिगेटर हैं, उन्होंने इनका साथ दिया स्टडी में, दोनों लोगों ने स्टडी की है। डॉक्टर जयंती दत्ता क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर स्वाति मित्तल साइकेट्रिस्ट हमारे साथ हैं। शुरुआत डॉक्टर आफ्ताब आप ही से करना चाहेंगे। 2 सवाल मेरे, ये जो सेक्शन पहली बात आपने चुना है, आपने क्यों चुना और स्टडी के पीछे की सोच क्या है, क्या सोचकर आपने स्टडी की? देखिए, ये जो एज ग्रुप है ये काफ़ी वल्नरेबल होता है, क्योंकि ये एज ग्रुप कई तरह की चेंजेस सहता है, दोनों तरह की चेंजेस, मानसिक चेंजेस साथ साथ अपने शरीर में शारीरिक चेंजेस भी। उसके ऊपर से इस एज ग्रुप में कई तरह की स्ट्रेसेस रहती है, जैसे कि बोर्ड एग्जाम्स का स्ट्रेस रहता है, घर में कभी कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो उस वजह से भी स्ट्रेसेस रहते हैं। घर में अगर किसी की आकस्मिक मृत्यु हो गई या कोई बीमार पड़ गया तो उसकी भी जिम्मेदारियां आने लग जाती है। तो हमने इसलिए एक नैरो एज रेंज चुना, 15 to 19 ईयर्स के एज ग्रुप, जिसे हम लेट एडोलेसेंट्स बोलते हैं। इस एज ग्रुप में हमने जानना चाहा कि एक्चुअली जो दिल्ली में ऐसे अर्बन रीसेटलमेंट कॉलोनीज में जो इस एज ग्रुप के बच्चे रहते हैं उनमें कितने प्रतिशत हम मानसिक बीमारियां, कॉमन मेंटल डिसऑर्डर्स देखते हैं। तो उस पे हमने फिर ये सर्वे करा। डॉक्टर हर्षल, आपने भी अभी सर्वे में मौजूद थे, पहली बात तो क्या सोच है इसके पीछे? दूसरा सवाल मेरा ये है
कि इस सर्वे को जो आपने 16 से 19 साल के बच्चों में किया है, क्या हम इसको एक ओवरऑल एक जनरलाइज सर्वे कह सकते हैं कि पूरे देश में या मैक्सिमम इलाकों में सोच ऐसी हो सकती है बच्चों की? डॉक्टर साहब, आपका ऑडियो म्यूट है शायद। धन्यवाद। सबसे पहली बात है, मेंटल हेल्थ है इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है होलिस्टिक हेल्थ का, और ज्यादातर हमें देखा गया है कि इसको थोड़ा सा नेग्लेक्ट किया जाता है क्योंकि इसके साथ दो चीजें अटैच्ड है। एक तो ये जो बीमारी होती है वो ओवर्ट नहीं होती है, यानी खुल के सामने नहीं आती है, और दूसरा जो इसका पहलू है कि ये स्टिग्मा काफी अटैच है इस बीमारियों के साथ सोसाइटी में, कम्युनिटी में लोग इसके बारे में बात नहीं करना चाहते। सो इन दो वजहों के वजह से जो मेंटल हेल्थ इश्यूज है, जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, ये अंडर रिपोर्टेड होते हैं। तो इसलिए मेंटल हेल्थ पे स्टडी करना, वो भी कम्युनिटी में, जब हम कम्युनिटी की बात करते हैं जो वल्नरेबल कम्युनिटीज होती है जैसे स्लम एरियाज, रीसेटलमेंट कॉलोनीज, दिल्ली में बात करेंगे तो रीसेटलमेंट कॉलोनीज काफी है, ऑलमोस्ट 30% अर्बन एरिया हमारा स्लम एरिया में है पूरे देश की अगर बात करें तो। ये काफी, वहाँ का जीवन काफी स्ट्रेसफुल होता है, तो इसलिए वल्नरेबल पॉपुलेशन को स्टडी करना काफी जरूरी है। फिर ये एज ग्रुप क्यों, जैसा कि डॉक्टर आफ्ताब ने बताया है कि इस एज ग्रुप में काफी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है, उनका हर तरीके के बिहेवियर पे उनका एक्सपोजर होता है, अलग अलग तरीके के स्ट्रेसर्स, एजुकेशन, सोसाइटी से रिलेटेड, फैमिली रिलेटेड स्ट्रेसर्स और प्रेशर उन पे होते हैं, और ये फॉर्मेटिव ईयर होते हैं एक तरीके से, जिससे आप एडल्ट में किस तरीके का बर्ताव होगा, आपकी पर्सनैलिटी बनेगी, किस तरीके की बीमारी होने की संभावना होती है। इसलिए भी ये एडोलेसेंट एज ग्रुप काफी मायने रखता है रिसर्चर्स और पब्लिक हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू के इंटरवेंशन के हिसाब से, इसलिए ये स्टडी हमने की थी। डॉक्टर जयंती, ये स्टडी अभी सामने आई है, लेकिन आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहा, आप हर दिन ऐसे लोगों को डील करती हैं, ऐसे लोगों से मिलती हैं, और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर डॉक्टर हर्षल बात कर रहे हैं, स्टिग्मा एक रहता है, लोग इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, ना खुद करते हैं, ना वो ये मानते हैं कि उनका बच्चा किसी डिप्रेशन में जा सकता है। एक कॉमन सी धारणा है कि भाई ये तो खाने पीने खेलने कूदने की उम्र है, इसमें कैसे किसी को डिप्रेशन हो सकता है? देखिए, अनफॉर्चुनेटली ये हकीकत है, और इसको आप अनदेखा जितना करेंगे उतना ज्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इस दौर में खास करके 14 to 19 के बीच बच्चों को पीयर एक्सेप्टेंस बहुत मायने रखती है। पीयर ग्रुप से एक्सेप्टेंस मिलना, पीयर ग्रुप के साथ इंटरेक्ट करना, और अगर आपने उनको नकार दिया उसके लिए तो फिर इनको इतनी झुंझलाहट होती है, उनको पता नहीं होता मैं कहाँ जाऊँ, किससे शेयर करूँ। जो बच्चे मेरे पास आते हैं, जो क्लाइंट्स मैं डील करती हूँ, वहाँ पे यही प्रॉब्लम है कि कम्युनिकेशन, कहाँ जाए, किसको ट्रस्ट करे। उसके साथ साथ आप देखिए प्रेशर कितना होता है बच्चे के ऊपर, यू हैव टू डिसाइड, यू हैव टू बी एक्सेप्टेड, उसके साथ आपको करियर चुनना पड़ता है। आप देखिए ये जो हमारे इतने बच्चे सुइसाइड कर जाते हैं, राजस्थान में इतना उन्होंने कोटा में सुइसाइड की जो तादाद है वो अगर आप देखें तो मैंने तो इनकी बॉडी लैंग्वेज देखी है। एक बच्चा जो है उसको बताया गया, कुछ बताया इंस्टीट्यूशन वालों ने, वो भागा चला गया, कूद गया। उसके तुरंत बाद उसका जो कजन था उसने भी देखम देखी में वो भी भागा। देखिए आप, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी। और जब मैंने इसको तलाशा, मैंने इंटरेक्ट करी उनके ऑर्गेनाइजेशन वालों से, तो मुझे पता चला इन बच्चों को पहले से ही बता दिया गया कि तुम तो कभी डॉक्टर बन नहीं सकते, तुम्हारे में ये काबिलियत नहीं है, एंड दैट टू इन फ्रंट ऑफ द होल पीयर ग्रुप। ये जो नकारात्मक एक डिनायल मिल जाता है ना बच्चे को, वो बच्चा झेल नहीं पाता। देखिए पहले तो रिलेशनशिप नहीं है, इमोशनल वेंटिलेशन नहीं है, चैलेंजेस बहुत सारे हैं, बच्चा जाए तो जाए कहाँ, किससे बात करे। ऊपर से देखिए जहां भी वो जाता है, स्कूल में भी डिमांड, कैरियर की डिमांड, पेरेंट्स का एक दबाव रहता है, पेरेंट्स खुद भी उलझे हुए होते हैं। अनफॉर्चुनेटली जब भी बच्चे को ऐसी परेशानी होती, जो क्लाइंट्स मैं हैंडल करती हूँ, पेरेंट्स को पता नहीं चलता है कि इस तरह की कॉन्सिक्वेंसेस हो सकती है बच्चे के साथ। यकीन मानिए यहाँ पे बच्चा अगर फिसल जाता है तो उसकी जिंदगी पूरी लॉन्गिट्यूडिनल वे में खराब हो जाती है। उसका हेटेरोसेक्सुअल रिलेशनशिप तय करने वाली उम्र है, एवरीथिंग गेट्स। डॉक्टर स्वाति, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन एक चीज बहुत अच्छी बात डॉक्टर जयंती ने कही, आफ्ताब जी जरा इसको भी क्लियर कीजिए कि यहाँ पर आपने जो सर्वे किया है, क्या आपने सिर्फ बच्चों से ही बात की या उनके पेरेंट्स से, उनके पीयर ग्रुप से, आसपास उनके रिश्तेदारों से, कम्युनिटी से, किसी और से भी बातचीत की है? क्योंकि वो सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो डॉक्टर जयंती ने उठाए यहाँ पे। जी बिल्कुल, इस सर्वे के दौरान मेरी बातचीत कुछ पेरेंट्स से भी हुई,
कुछ केयर गिवर्स जैसे कि अक्सर बच्चा अगर माँ बाप दोनों काम पे गए हुए हैं तो बच्चे के साथ उसके दादा दादी या नाना नानी जो बड़े बुजुर्ग है घर में वो रहते हैं। तो हमारे सर्वे के तहत जो भी 18 साल से कम के बच्चे थे उनको इंटरव्यू करने से पहले मैं उनके साथ में जो भी उनके एल्डर केयर गिवर हो, चाहे उनके माँ बाप हो चाहे उनके दादा दादी हो, जो भी हो, उनसे मैं परमिशन लिया करता था। अगर वो चाहते तो वो उस इंटरव्यू को अटेंड कर सकते थे, बट मेरे तरफ से उनको बस यही रिक्वेस्ट रहती थी कि वो बीच में इंटरव्यू को इंटरप्ट ना करें और बाद में अगर कोई भी सवाल हो तो वो मेरे से अकेले में पूछ सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर स्वाति मित्तल, इस पूरे सर्वे को लेकर आपकी क्या राय है? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस, क्योंकि मेंटल हेल्थ एक ऐसा टैबू हो गया है जो बहुत लोग कम बात करना चाहते हैं और या बहुत लोग डिस्कस ही नहीं करना चाहते हैं। आई एम सो हैप्पी कि सब लोग इस पे सर्वे कर रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं। टीनेज एक ऐसी एज होती है जो बहुत चीजों का रूट होती है, बहुत चीजों की एक मजबूती होती है और टीनेज की सफरिंग बहुत ज्यादा है। टीनेज की सफरिंग इज अबाउट सोशल मीडिया, अबाउट बुलिंग, कंपैरिजन गेम, जो हमारे साइकोलॉजिस्ट ने बताया एक एक्सेप्टेंस लेवल नहीं आना सोसाइटी में या पीयर में, बहुत वो रह गया है। लोग समझते हैं कि इन लोगों में डिप्रेशन होता है या लो मूड होता है। इन लोग का डिप्रेशन बहुत अलग होता है टीनेज का। ये लोग इरिटेबल हो जाते हैं, इनको गुस्सा आता है, इनको स्टबर्ननेस आती है। बट लोगों को पहले पेरेंट्स को ये एक्सेप्टेंस होना चाहिए, टीचर्स को एक्सेप्टेंस होना चाहिए कि एक साइकेट्रिक बीमारी भी होती है या एक मूड फ्लक्चुएशन भी बीमारी होती है जिसका कंसर्न हमें डॉक्टर से करना चाहिए, क्योंकि रेटिंग ऐसी ही बढ़ रही है। चाहे वो कोटा का केस हो, चाहे वो दिल्ली का केस हो, चाहे वो कहीं का भी केस हो, वहां पे सुसाइड रेट इसलिए इंक्रीज हो रहा है क्योंकि हमें बीमारियों की एक्सेप्टेंस ही नहीं है। और लोग इतने बुलीड होते हैं, सोशल मीडिया में बुलीड होने लगे हैं और बुलीड के कारण, कंपेयर के कारण बॉडी कंपैरिजन होता है, बहुत चीजों में कंपेयर होता है, मार्क्स में कंपैरिजन होता है। तो मुझे लगता है कि एक पेरेंट हो गया, एक टीचर हो गया, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं बिल्कुल बच्चों की लाइफ में। जो अगर हम लोग सर्वे कर रहे हैं तो हमें लगता है उनको गाइडेंस भी उतनी ही मिलनी चाहिए कि आप दोनों स्ट्रांग रहेंगे बच्चों के साथ या आप सपोर्ट रहेंगे या आप बायस नहीं होंगे तो कोई भी बच्चा किसी भी एडिक्शन में नहीं पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर हर्षल, जी लौट क्यों आपके पास। डॉक्टर हर्षल, कौन कौन से ऐसे सवाल थे जिनका जवाब आपने तलाशने की कोशिश वहां पर की? जो सर्वे था उसमें क्या क्या चीजें आपने इंक्लूड की हैं? सबसे पहले चीज होती है मेंटल डिसऑर्डर, जिसको हम कॉमन मेंटल डिसऑर्डर्स कहते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर, सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर। इनका कुछ प्रमाण में डायग्नोसिस करना कम्युनिटी लेवल पे, तो उसके लिए रिसर्चर्स ने कुछ स्केल्स डेवलप किए हैं, कुछ प्रमाण डेवलप किए हैं जो कि वैलिडेटेड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जिसको सवाल आप पूछ के आप ये जानकारी लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति डिप्रेशन, एंजाइटी और अदर कॉमन मेंटल डिसऑर्डर से ग्रसित है या नहीं है। तो हमने मिनी इंटरनेशनल न्यूरोसाइकेट्रिक इंटरव्यू, जो एक इंटरनेशनली वैलिड इंस्ट्रूमेंट है, उसका किड मिनी इंटरनेशनल न्यूरोसाइकेट्रिक इंटरव्यू किड वर्जन जो एडोलेसेंट्स के लिए यूज होता है वो यूज किया है इस स्टडी में, और उसको ट्रांसलेट करके थोड़ा सा उसको पायलटिंग करके हमने यूज किया है इस पर्टिकुलर स्टडी में, ताकि जो स्टडी की फाइंडिंग्स है, जो रिसर्च की फाइंडिंग्स है, वो रोबस्ट रहे, वो वैलिड रहे। और उसके बाद कुछ सवाल हमने फैमिलीज के बारे में पूछे, कुछ सवाल उनके खान पान के बारे में पूछे, कुछ सवाल उनके स्क्रीन टाइम के बारे में पूछे, कितना समय वो स्क्रीन टाइम उनमें उनका बीतता है, कुछ सवाल उनके हमने एजुकेशन और जो अदर एक्सपोजर्स है, मीडिया एक्सपोजर्स है, इसके बारे में भी हमने कुछ सवाल पूछे, जिसका पूरा ब्यौरा हमने हमारे स्टडी में रिपोर्ट किया है, जो कि पब्लिश हुआ है इंडियन जर्नल ऑफ साइकेट्री में। बिल्कुल। डॉक्टर जयंती, देखिए बहुत सारे सवाल हैं, आपकी खाने पीने की हैबिट्स भी ये तय करती हैं। आजकल तो मोबाइल है, आपका मोबाइल डिसाइड करता है, सोशल मीडिया डिसाइड करता है, पीयर ग्रुप का जिक्र आपने किया, सोसाइटी एक्सेप्टेंस की बात आपने की, पेरेंट्स का कितना इन्वॉल्वमेंट है, ग्रैंड पेरेंट्स का कितना इन्वॉल्वमेंट है, उनकी अपनी मेंटल हेल्थ प्लस एजुकेशन, ये सारे ऐसे पॉइंटर्स हैं। लेकिन जो बदलाव यहां पर देखा जा रहा है, जिसमें ये स्टडी इसलिए भी गंभीर हो जाती है और इसीलिए आज हम ये शो कर रहे हैं क्योंकि मैक्सिमम बच्चे डिप्रेशन का शिकार है। क्या इसके पीछे कारण आप देखते हैं? सबसे बड़ा रीजन क्या देख रहे हैं आप? I think the problem is a sense of insecurity, sense of non-belongingness. उसके साथ साथ ये जो अभी इन्होंने जिक्र किया bullying, you know, it's terrible. जब बच्चा बुलीड होता है तो उसमें सेंस ऑफ एग्रेशन,
सेंस ऑफ वायलेंस वो पनपने लगता है और ये ढकेलता है आपको क्रिमिनल प्रोपेंसिटी के लिए। ये खास करके मैंने देखा कोविड के बाद, जो बच्चे आइसोलेशन में चले गए, घर में बंद एटमॉस्फेयर में रहना पड़ा, क्राउडिंग का इम्पैक्ट हो गया, हॉस्टिलिटी उनमें ज़्यादा मेरे को दिखने लगी, प्लस दे टुक टू वायलेंस। अब वायलेंस का जो इजहार है, जरूरी नहीं है डिप्रेशन, इट कुड बी एजिटेटेड डिप्रेशन ऑल्सो विच ही वॉज रेफरिंग टू। डिप्रेशन का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि बच्चा गुमसुम मार जाता है या सुइसाइडल हो जाता है, वो एजिटेटेड भी हो सकता है। वो अब ये जो मेरे को डरावनी सी चीज एक स्कूली बच्चों में दिखती है, वो है एक क्रिमिनल प्रोपेंसिटी, एक टेंडेंसी फॉर इंडल्जिंग इन वायलेंस। और वहां पे आप जल्दी से पहचान नहीं सकते, आप जल्दी से रोकथाम नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल दिस कम्स आउट इन ए मैनिफेस्टेड फॉर्म। और जब दिखता है तो टीचर्स के पास या काउंसलर्स के पास इतना वक्त नहीं होता है। और मैम एक और बड़ी चीज है, देखिए जिस तबके की आप बात करें, जिन स्कूल्स की, अब नॉर्मली हम अगर उसी तबके की बात करें, वहां पर सबसे बड़ा इशू पेरेंट्स के साथ आता है, क्योंकि पेरेंट्स एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। स्पेशली मैंने शुरुआत इसी से की थी कि एडोलेसेंट एज में जब बच्चे कहते हैं कि तो उनके खाने पीने खेलने की उम्र है, इनको अपनी पढ़ाई की तरफ फोकस करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जब हम और छोटे बच्चों की बात करते हैं जिनका जिक्र आप करें, आजकल तो हालांकि काउंसलिंग बहुत ज्यादा होती है, लेकिन वहां पर भी एक्सेप्टेंस ही नहीं है कि बच्चे का बिहेवियर चेंज हो रहा है। पेरेंट्स को लगता है कि ये तो नॉर्मल चीज है। हाँ, मैं यहाँ पे एक चीज और कहना चाहूंगी, द अर्लियर यू डायग्नोज, द अर्लियर यू सीक हेल्प, उतनी जल्दी आप बच्चे को मदद कर सकती हैं। इन स्पाइट ऑफ पुशिंग द चाइल्ड फॉर और फोर्सिंग द चाइल्ड टू लीड एन एबनॉर्मल लाइफ, और साइकेट्रिक प्रॉब्लम में वो घुस जाए, साइकेट्रिक डिजीज में वो जकड़ ले अपने को, आप अगर तुरंत इस चीज को मान लेते हैं और उसके लिए मदद एक्सपर्ट से ले लेते हैं, तो बच्चा संभल जाता है, आपका परिवार भी संभल जाता है। टीनेजर में बढ़ते टेंशन, एंजाइटी, स्ट्रेस को लेकर क्या है वजह? एम्स का सर्वे सामने आया है और उसी में बात सामने आई कि 15 से 19 साल के बच्चों में स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है। डॉक्टर आफ्ताब हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, सर्वे जिन्होंने किया। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि आपने बहुत बच्चों से जो बातचीत की, सवालों का दायरा कैसा था? और दूसरा, जब आपने कहा कि उनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स की मौजूदगी में सवाल किए गए, क्या वहां पे एक ऑनेस्ट ओपिनियन आपको मिली है? जी बिल्कुल, मेरा ये मानना है कि जो बच्चे हैं, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चनेयर था, हमारे इंटरव्यू करीब करीब एक बच्चे पे आधे घंटे से 45 मिनट तक की इंटरव्यू चलती थी, जिसमें कि हम उनसे एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पूछते थे। उनके रहन सहन के बारे में, उनके खाने पीने के बारे में, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में, साथ साथ उनसे जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो काफी वेग थे। शुरुआत उनकी काफी वेग तरीके से होती थी, जैसे कि उनसे पूछा जाता था कि क्या आपको ऐसा लगता है कि आपको सुबह उठने में दिक्कत आती है, या आपको किसी काम में, जिस काम में, जो काम को पहले करने में मन लगता था, वो काम को अब करने में मन नहीं लगता है। इस तरह से क्वेश्चन प्रोग्रेस होता था, और अगर वो किसी पे भी हाँ बोलते तो उस पे फिर कई सारे प्रोबिंग सवाल होते थे। उस प्रोबिंग सवाल को उस क्वेश्चनेयर में दिए गए मेथड से स्कोर किया गया, और उसके बाद हम इस डायग्नोसिस पे पहुंचे क्योंकि ये बच्चे को डिप्रेशन हो सकती है, या एंजाइटी या अवसाद हो सकता है। डॉक्टर जयंती, इसी पर एक मैं आपसे भी सवाल, आपने स्कूली बच्चों की बात की, आपने टीनेज बच्चों की बात की, आप बहुत सारे बच्चों से डील करते हैं, एक बहुत अच्छा सर्वे है। आपको लगता है कि इसको स्कूल में भी कंडक्ट करने की जरूरत है? एटलीस्ट वहां पर आपको यह पता चल जाएगा टीनेज में, 15-16 साल की उम्र में, कि किस बच्चे का मेंटल स्टेटस क्या है, उससे बहुत चीजें सुधारी भी जा सकती हैं। क्या इसको इंप्लीमेंट करने की जरूरत आप समझती हैं? बिल्कुल सही, और मेरा मानना है बेस्ड ऑन माई ओन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंसेस, ये सिर्फ एंजाइटी और डिप्रेशन या सोमेटोफॉर्म डिजीजेस तक ही सीमित नहीं है। कुछ बच्चों में साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स यानी कि स्किज़ोफ्रेनिक ब्रेकडाउन, वो भी आपको दिख जाएगा, और उसको संभालने के लिए, उसको छुपा के रखने के लिए बिल्कुल आउट ऑफ द वे जाते हैं पेरेंट्स कि नहीं, इसको जी ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। अनफॉर्चुनेटली जो नॉलेज इनको होनी चाहिए कि दिस चाइल्ड इज हैविंग अ स्किज़ोफ्रेनिक ब्रेकडाउन, शी और ही शुड बी गिवन द मेडिकेशन, वो नहीं मिल पाता है। तो उससे होता क्या है कि बच्चा जो है नकारा जाता है। जैसे मैंने कहा पहले भी, पीयर ग्रुप में उसकी एक्सेप्टेंस नहीं होती। हाल ही में मैं साउथ दिल्ली की एक नामी धामी स्कूल में एज ए चीफ गेस्ट गई थी, तो वहाँ पे जब मुझे आई डिमांड ए फोरम वेयर आई एड्रेस ओनली द चिल्ड्रन ऑल्सो।
3 of them got up, different groups से, and they collapsed. One of them I had suspicion probably was a psychotic case, लेकिन वो जो है एक तो जूझ नहीं पाते हैं बच्चे, झेल नहीं पाते बीमारी की वजह से, उसका जो एक मदद है वो ना तो घर में मिल पाता है ना स्कूल में मिल पाता है, सो दे डोंट नो वेयर टू गो. सो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड दैट दिस काइंड ऑफ सर्वे शुड बी टेकन ऑन, बिकॉज ये सिर्फ बच्चे की बुद्धिमत्ता पे नहीं असर करता, उसकी एक मानसिक स्थिति, उसकी एक जो पर्सनालिटी की ग्रूमिंग है, उसकी जिंदगी जो है पूरी वो उथल-पुथल हो जाती है. डॉक्टर हर्षल, जरा ये भी समझाइए, इसी सर्वे के बेसिस पर अगर मैं आपसे पूछना चाहूं, एक नॉर्मल सिम्टम, क्योंकि अगर हम इसको जनरलाइज करके भी देखते हैं, सिम्टम्स क्या क्या दिखते हैं बच्चे में जो ये बताता है कि ये डिप्रेशन है, एंजाइटी है, या आगे जाके ये गंभीर बीमारी का रूप भी ले सकती है? क्या क्या सिम्टम्स बच्चे में हो सकते हैं? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल आपने पूछा है. सबसे पहली बात, हमें जो आप भी अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से कर रहे हैं कि जागरूकता फैलाना सिम्टम्स के बारे में और इन सब बीमारियों को नॉर्मलाइज करना, जो ये कार्य कर रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय है और हम सबको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए अपने अपने लेवल पे. तो ये क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं अवसाद की अगर बात करें तो सबसे पहला होता है कि कटा कटा रहना, जैसे कि जो भी साइकेट्रिक सिम्टम्स होते हैं, कुछ समय के लिए रहना, जैसे हम सबको कुछ समय के लिए लो फील होता है, कुछ समय के लिए उदास फील होता है, कुछ समय के लिए बहुत खुश हो जाते हैं हम किसी कारणवश, ये सब में होते रहना ये एक नॉर्मल चीज होती है. लेकिन अगर ये शॉर्ट समय में 2 वीक में अगर 2 दिन से ज्यादा तक होता है, जिसमें आपकी नॉर्मल जीवन शैली जो होती है, जो आपकी रूटीन जीवन शैली होती है वो इम्पैक्ट कर रही है, जैसे कि आप खाना नहीं खा पा रहे हैं, जो आप रूटीनली काम घर पे काम करते हैं, स्कूल में काम करते हैं, या कहीं दोस्तों के साथ आप कुछ खेलने जाते हैं, कुछ और एक्टिविटीज करते हैं, वो आपकी एक्टिविटीज, अगर बच्चों की एक्टिविटीज इम्पैक्ट हो रही है इन सिम्टम्स के वजह से, जैसे कि उदास फील होना, लोनली फील होना, कभी कभी ऐसी मरने के ख्याल दिमाग में आना, और पर्टिकुलरली जब कोई इंपॉर्टेंट स्ट्रेसर्स बच्चे की जिंदगी में हो, जैसे कि एग्जाम का स्ट्रेस हो, फेल्योर का स्ट्रेस हो, और आजकल रिलेशनशिप्स रिलेटेड काफी स्ट्रेसिंग पॉइंट्स आते हैं, वो स्ट्रेस हो, या और कोई चीज हो जिसको कहते हैं ना नॉट एबल टू हैंडल डिनायल, नॉट एबल टू हैंडल नो, अगर ऐसी कोई चीज होती है और बच्चों में अगर ये सिम्टम्स आते हैं, या बच्चा बहुत ज्यादा अजाइटेड हो जाता है, बहुत ज्यादा टैंट्रम शो करने लगता है, और ये काफी मिनिमम 2 दिन से ऊपर कंटिन्यूसली रहता है, जिससे उसकी नॉर्मल एक्टिविटीज इम्पैक्ट करती है, तो ये एक सस्पिशन हमें आना चाहिए, और इसके लिए हमें कंसल्टिंग साइकेट्रिस्ट को और मेडिकल प्रोफेशनल को कंसल्ट करना चाहिए, और हमारे बच्चे को भी एक कॉन्फिडेंस देना चाहिए, ट्रस्ट देना चाहिए कि ये एक आम चीज है और हम आपके साथ हैं इसको टैकल करने के लिए, ये बहुत जरूरी है. बिल्कुल, अब इसको टैकल कैसे करेंगे उस पर आऊंगी, लेकिन उससे पहले डॉक्टर आफ्ताब ये बताइए कि नॉर्मली ये कहा जाता है कि लड़कियां जल्दी ब्रेक डाउन हो जाती है, इमोशनल लड़कियां ज्यादा होती हैं लड़कों के मुकाबले, लेकिन ये थ्योरी आज की तारीख में मायने रखती है यानी आपका सर्वे क्या कहता है? जी, हमारे सर्वे में भी एक जो जेंडर डिफरेंशियल को एक्सप्लोर करने की कोशिश करी गई है. हमने भी ये पाया कि हाँ, जो फीमेल सेक्स थी, जो लड़कियां थी, उनमें ज़्यादा डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी दिक्कतें पाई गई थी हमारे सर्वे में. डॉक्टर जयंती, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है इसको लेकर? देखिए, आई वुड नॉट जंप टू द कंक्लूजन कि फीमेल्स में ये डेफिनेटली बिकॉज ऑफ सम साइकेट्रिक प्रॉब्लम होता है, क्योंकि देखिए ये टाइम होता है जब इनमें माहवारी शुरू होती है, तो प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन भी कई दफ़े इस तरह के मैनिफेस्टेशंस आपको दिखने को मिल जाता है. तो वो चीज़ जो है उसको आपको अलग करना चाहिए कि इज़ दिस चाइल्ड गोइंग टू हैव अ पीरियड, एंड बिफोर दैट पीरियड और ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल बच्ची को ये परेशानी हो रही है या नहीं. एक एजिटेशन, एक इरिटेशन, एक चिड़चिड़ापन और अपने से उलझना, दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग मोर इन फीमेल स्टूडेंट्स इन द स्कूल्स. जो बच्चे हैं, लड़के तो फिर भी निकल जाते हैं, फिर भी उनका वेंटिलेशन हो जाता है, जो लड़कियां हैं वो दबाव में रह जाती हैं और उनको ये नहीं पता होता कि हम कैसे इसको झेलें. यू नो, वेरी ऑफन दे जस्ट ब्रेक डाउन. और कई बच्चों को मैंने देखा जो सेल्फ म्यूटिलेशन पे उतारू हो जाती है, यू नो, दे हार्म देमसेल्व्स.
ये सिर्फ खान पान तक नहीं बल्कि बॉडीली इंज्योर इन द सेंस फिजिकल इंजरी, आपको उनके बॉडी में मार्क्स दिखेंगे कि वो अपने को इंज्योर कर लेती हैं। और ये चीज़ ज़रूरी नहीं है 14 साल के बच्चे में मिले। आई हैव सीन इट इन अ पब्लिक स्कूल इन गुरुग्राम वेयर अ चाइल्ड इज इन द 4th स्टैंडर्ड एंड व्हाट शी वाज डूइंग, वो म्यूटिलेट करती थी, अपने नेल्स को कर लेगी, अपने उंगली को काट लेती थी। तो वो चीज़ जो है पेरेंट्स रोकने की कोशिश करते थे, लेकिन वो मानते नहीं थे कि ये उनके वजह से बच्ची अकेली है, पेरेंट्स का जो झुंझलाहट है वो भी वो झेलती है, बिल्कुल स्कूल में भी वो परेशान है, तो वो क्या करे। यानी तो अपने को सिंगल ही चाइल्ड में आप कह रहे हैं कि ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है, सिबलिंग का होना ऐसे में बहुत जरूरी है। डॉक्टर आफ्ताब, एक चीज और बताइए, फूड हैबिट्स कैसे इसमें कितना बड़ा रोल अदा करती है? हमारे सर्वे में एक और चीज हमें निकल कर आई कि जो बच्चे अक्सर बाहर से खाना खाते हैं उसका कारण कुछ भी हो सकता है, या तो उनको घर का खाना पसंद नहीं आता हो, या घर पे उनको सही खाना नहीं मिलता हो, या उनकी फूड प्रेफरेंस ही ऐसी है कि उनको बाहर का खाना पसंद हो। तो जो बच्चे अक्सर बाहर का खाना खाते हैं उनमें हमने ज्यादा पाया कि ये डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी दिक्कतें आ रही है। बिल्कुल। अब डॉक्टर हर्षल आपसे सवाल करना चाहूंगी, यहाँ तक तो हमने कारण समझे, हमने समझा कि क्या क्या वजह हो सकती हैं। सो बेसिकली इस कंक्लूजन पर हम अभी तक पहुंच चुके हैं कि ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिस वजह से बच्चा डिप्रेशन में आता है। आपने सिम्टम्स भी बच्चे के बताए, लेकिन अब इससे बाहर निकलना है, तो क्या आप इसमें सजेस्ट करेंगे? सबसे पहली बात है प्रिवेंशन, क्योंकि हम सब पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, तो प्रिवेंशन की बात पहले करेंगे। तो प्रिवेंशन में जैसा कि मैंने मेरे शुरुआत के वक्तव्य में कहा था कि 2 चीज सबसे इंपॉर्टेंट है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, जो समाज में प्रिवेलेंट है। एक तो इसको बीमारी कोई नहीं जानता है, और दूसरा जो इसको स्टिग्मा अटैच्ड है। तो दोनों पे काम करना बहुत जरूरी है। इसके लिए अवेयरनेस जनरेशन फ्रॉम स्कूल्स, हमारे यहाँ मनोचिकित्सक है जो स्कूल्स में काम करते हैं, तो स्कूल्स से लेके कॉलेज, स्कूल, फैमिली लेवल पे भी अवेयरनेस जनरेशन करना बहुत जरूरी है। मेंटल हेल्थ इश्यूज या एक बायोमेडिकल कंसेप्ट है, इसका जानकारी देना बहुत जरूरी है। हमने बहुत सारे सर्वे किए, उसमें यह भी पाया गया है कि कुछ ऊपरी चक्कर, जादू टोना, ऊपरी हवा, ये भी बहुत सारे लोग इसको एट्रीब्यूट करते हैं अभी भी, इस समय में भी। तो ये एक बायोमेडिकल डिजीज है, इसका इलाज संभव है, सही तरीके से इलाज किया तो 80 to 90% साइकेट्रिक इलनेसेस जो कि कॉमन मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं वो पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। आपने इलाज का जिक्र किया डॉक्टर हर्षल, साथ ही साथ बताते चले क्या कुछ किया जा सकता है स्कूल की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से, सिबलिंग्स की तरफ से, ग्रैंड पेरेंट्स का कितना बड़ा रोल हो सकता है, कैसे और किस एज में शुरुआत होनी चाहिए? बिल्कुल, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे समाज में, हमारे कल्चर में सबसे इंपॉर्टेंट रोल है फैमिली का, फिर सोसाइटी का। तो फैमिली हमारा कोर एक सेंटर होता है जिसमें हम पलते हैं, बढ़ते हैं। तो धीरे धीरे बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, बिकॉज ऑफ जो पेनिट्रेट हो रहा है हमारे जीवन में, ये सोशल मीडिया, मोबाइल फोन्स, इसके वजह से बच्चे थोड़े परिवार से दूर होते जा रहे हैं, वो भी कम उम्र में। तो हमें थोड़ा सा इस पे रोकथाम करने की जरूरत है, थोड़ा सा इस पे मॉनिटर करने की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बंद करना, बिल्कुल बंद करना, रिस्ट्रिक्शन एकदम से उसको प्रोहिबिट करना ये सॉल्यूशन है, बिकॉज जमाना बदल रहा है, हमें भी बदलना पड़ेगा। लेकिन इसको मॉनिटर करना, इसको टाइमली मॉनिटर करना ये बहुत जरूरी है। और बच्चों के साथ शेयर करना अपनी फीलिंग, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं बच्चे से, बच्चे क्या आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, ये फीलिंग बच्चों के साथ शेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। डॉक्टर जयंती जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए सर। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है, हमेशा अपनी इच्छाएं, अपने गोल्स बच्चों पे लादना ये सही बात नहीं है। हमें हमेशा छोटे छोटे चीजों पे, प्रोसेसेस पे, सिस्टम पे काम करना जरूरी है, रादर देन लॉन्ग टर्म गोल्स। एक गोल होना चाहिए, लेकिन उस गोल को जाने तक के लिए जो भी सिस्टम्स चाहिए, प्रोसेस चाहिए, दिन भर की जो हैबिट्स चाहिए, उस पे काम करना बच्चों के लेवल पे, ये बच्चों के लिए है खासकर, ताकि अगर गोल अचीव हुआ तो ज्यादा खुशी में ना कुछ इम्पैक्ट हो, अगर गोल अचीव नहीं हुआ तो ज्यादा उसका फेलियर का छोटे छोटे गोल्स रखे। डॉक्टर हर्षल, वक्त की कमी है, लेकिन मुझे एक रिएक्शन डॉक्टर जयंती का भी लेना है। जो मैं समझी हूँ डॉक्टर हर्षल की बात से, वो ये कि इन सब के लिए पहले पेरेंट्स को खुद को ट्रेनिंग लेनी होगी। बच्चों को ट्रेनिंग हम बाद में देंगे, पहले पेरेंट्स एक्सेप्ट करना सीखें और खुद को ट्रेन करें कि हमने किस तरीके से बच्चों की अपब्रिंगिंग करनी है। जितने पेरेंट्स सुन रहे हैं उनसे मेरी एक छोटी सी गुजारिश है। हमारे साइकोलॉजी में हम लोग एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, रिग्रेशन।
जिसमें हम अपना पिछला जो दौर हम गुजर चुके हैं, जिस दौर से, वहाँ पे स्लिप कर जाते हैं। अभी हम डिक्टेट करते हैं बच्चों को, हर जगह से बच्चे को ये डिक्टेट मिलती रहती है, ये करो, ये नहीं करो, इस तरह से चलो, इस तरह से नहीं चलो, ये करना है ज़िंदगी में। कभी कभार आप बच्चे के स्तर पे आ जाए, बच्चा बन के बच्चे के साथ एज ए दोस्त, एज ए फ्रेंड, उसके लेवल पे आप इंटरेक्ट करें, तो आपका जो कम्युनिकेशन का चैनल जो रुका हुआ होता है वो खुल जाता है। तो बच्चा जब सोचता है कि माय मॉम, माय डैड और माय ग्रैंड पेरेंट्स, आई कैन प्ले विद देम, दे कैन कम डाउन, एंड यू नो उस टाइम जब बच्चा आपको डिक्टेट करने लगता है ना कि आप ऐसे करो वैसे करो, तो एक रोल प्ले का जो रिवर्सल हो जाता है, आई थिंक दैट इज वेरी वेरी, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। लास्ट कमेंट डॉक्टर आफ्ताब आपसे। जी, मेरा भी यही मानना है, जैसा मैम ने बोला कि पेरेंट्स का तो एक रोल रहता है, साथ साथ बच्चों को भी एक ये चीज़ समझनी चाहिए कि ये जो उम्र रहता है, इस वक्त हम अपने कनेक्शंस बनाते रहते हैं, अपना एक पीयर ग्रुप चुनते रहते हैं, तो उसमें हमें बच्चों की भी एक थोड़ी जिम्मेदारी ये रहती है कि जो पीयर ग्रुप अपना चुने, अपना पीयर ग्रुप एक अच्छा चुने। अगर हमारा उठना बैठना जिस तरह के लोगों के साथ होता है, अक्सर हम भी वैसे ही बन जाते हैं। तो एक हेल्दी कंपनी, लेकिन ये भी चीज पेरेंट्स को ही हमें समझानी होगी उनको। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।